सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था, वी आर स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। हमने जो लास्ट क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, फटाफट उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और आगे चलेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या होती है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है? हाँ जेसिका। So it is a system where each and every person is engaged in some economic activity where they are earning their like लिविंग yes sir. and satisfying their human wants. So economy is a system where each and every person is engaged in some or other economic activity from where they are earning their living and satisfying their human wants. तो यहाँ पर हमने एक वर्ड को पकड़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Economic activities are those activities which are done with the motive of earning profits. तो इनकम जनरेशन या प्रॉफिट्स के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, दे आर कॉल्ड आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? हाँ जेसिका। So which are done out of love or affection or of for social सोशल वेल्थ। welfare. The activities which are done out of love and affection or social welfare, they are called non-economic activities. हमारी कंट्री में दोनों टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक भी होती हैं और नॉन इकोनॉमिक भी होती हैं। लेकिन जब भी हम अपनी की इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जब भी हम अपनी कंट्री की ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम उसमें सिर्फ क्या लेते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि हम अपनी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन से मनी जनरेट होती है और वही मनी फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी हम एक बार उसको भी रिवाइज कर लेंगे। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, मतलब कि जो कि लव एंड अफेक्शन से की जा रही हैं। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ाए और वही टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाए, तो दोनों में फ़र्क है। स्कूल में भी वो मेहनत कर रही है, घर में भी मेहनत कर रही है। स्कूल में मेहनत करने पे टीचर को पैसा, मनी मिलता है, और घर पे बच्चे पे मेहनत करने पे उसको पैसा नहीं मिलता, एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है। अब सोशल सेटिस्फैक्शन से तो घर नहीं चलते, घर चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? मनी। तो इसीलिए हम जब भी अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या कंसिडर करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉट दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। नाउ, तो इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जहाँ पे हर एक पर्सन किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जहाँ से वो पैसा कमाता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। दैट इज सिंपली कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है। देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड अबाउट? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट production, consumption and distribution। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है कि अब ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ह्यूमन आते हैं, एक कंज्यूमर्स और एक प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स का काम क्या होता है? कंज्यूमर का काम होता है चीज़ों की डिमांड करना, परचेज करना, कंज्यूम करना। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? चीज़ें प्रोड्यूस करना, उनको सप्लाई करना। कंज्यूमर की थ्योरी, कंज्यूमर का मैकेनिज्म क्या कहता है? कंज्यूमर का बिहेवियर कहता है कि मैं ज़्यादा प्राइस पे कम चीज़ें परचेज करूं और कम प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें परचेज करूं। प्रोड्यूसर का मोटिव क्या है? अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट के ज़्यादा प्राइस मिलेंगे तभी मैं मार्केट में ज़्यादा सेल करूंगा, अगर मेरे प्रोडक्ट के मुझे कम प्राइस मिलेंगे तो मैं कम सेल करूंगा।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंज्यूमर का बिहेवियर प्राइस के साथ अलग चलता है और प्रोड्यूसर का बिहेवियर जो वो गुड्स मार्केट में सप्लाई करता है उसका प्राइस के साथ उसका बिहेवियर सेपरेट चलता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन में आपके कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आ गए। देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न्ड है? कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी उसकी कंजम्पशन हुई, और जो भी पैसा आया उसे हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 तरीके की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बताने से पहले आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेस, कुछ साधन चाहिए होते हैं जिनसे आप प्रोडक्शन करते हो। तो व्हाट आर दोज रिसोर्सेस? कौन कौन से रिसोर्सेस? लैंड, और लेबर, कैपिटल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, ओनर, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब ये जो 4 रिसोर्सेज हैं, किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको लैंड भी चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको कैपिटल पैसा भी चाहिए, और आपको उस बिजनेस को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, लैंड जो है, चाहे वो मेरी खुद की लैंड है या मैंने किसी से किराए पे लिया है, जो भी लैंड होती है वो लैंड क्या अर्न करती है? लैंड क्या अर्न करती है? रेंट। लेबर क्या अर्न करता है? वेजेस, कैपिटल पैसा जो हम लोन लेते हैं, उस लोन पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं, और इन फैक्टर्स की सर्विसेज लेके प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं, और उन प्रोडक्शन के करने के बाद जो उनको पैसा मिलता है उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके बीच में। जो लैंड लेते हैं उनको रेंट देते हैं, लेबर जो लेते हैं उनको वेजेस पे करते हैं, कैपिटल जो होता है पैसा उस पे इंटरेस्ट पे कर देते हैं, और एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज के बदले में प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ देखेंगे। हमारी 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरी इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमिक्स जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स किस चीज से कंसर्न रखती है? इकोनॉमिक्स इस चीज से कंसर्न रखती है कि हमारी कंट्री में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, और वो जो भी प्रोड्यूस हुआ क्या सबने कंज्यूम कर लिया? अगर कंज्यूम किया तो कुछ खर्चा भी किया होगा, वो जो खर्चा किया अब उस पैसे को हम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरी सर्विसेज के बदले में आप मुझे फीस पे कर रहे हो, तो यानी मैं कुछ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, और मैं उस पैसे को आगे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए खर्च करूंगा। ठीक है, कोई आप में से कोई ऐसा है जो बिजनेस चला रहा है, कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? इकोनॉमी के लिए। आप प्रोड्यूस करोगे, मार्केट में बेचोगे, बेच के आपको पैसा मिलेगा, आप उस पैसे को अपने प्रॉफिट रख लोगे या बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये चलता रहेगा सिस्टम। अगर ये सिस्टम रुक जाए, अगर ये सारा सिस्टम रुक जाए तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी रुक जाएगी। जैसे कि अभी कोविड पैंडेमिक में क्या हो रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पा रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही तो चीज़ें सबको मिल नहीं पा रही हैं, या जिनके पास अच्छा जो जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो लोगों को हम काम पे भी नहीं रखेंगे, जब लोगों को हम काम पे नहीं रखेंगे तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, पॉवर्टी के नीचे आ जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, उनके पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो आगे वो कंज्यूम क्या करेंगे?
और जब वो कंज्यूम ही कुछ नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर माल क्या बनाएगा? तो हम उस एक पॉवर्टी, गरीबी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो इसीलिए इन सब तीनों चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन होगी, अगर प्रोडक्शन होगी तो पूरा सिस्टम चलेगा। ठीक है। नाउ प्रोडक्शन हम किसकी हेल्प से करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमने इनकी हेल्प से प्रोडक्शन की। एक फैक्ट्री वाला है जिसने फैक्ट्री चलाने के लिए, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, पैसा और एंटरप्रेन्योर स्किल्स चारों को यूज़ किया। इन चारों को यूज़ करके प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की। अब उस प्रोडक्शन को क्या करेगा? मार्केट में बेचेगा। मार्केट में कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा, और जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो फ्री में तो लेगा नहीं, कंज्यूमर उसके बदले में पैसा पे करेगा। और वो पैसा किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर के पास। पैसा प्रोड्यूसर के पास गया। प्रोड्यूसर क्या वो सारा पैसा अपने पास रख लेगा? नहीं। प्रोड्यूसर उस पैसे का क्या करेगा? प्रोड्यूसर उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किन के बीच में? प्रोड्यूसर ने लैंड की हेल्प ली थी तो उसको रेंट पे कर देगा। प्रोड्यूसर ने लेबर की सर्विसेज ली थी, उसको वेजेस पे कर देगा। प्रोड्यूसर ने पैसे की सर्विसेज ली थी तो उसको इंटरेस्ट पे कर देगा। प्रोड्यूसर ने एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज ली थी तो उसको प्रॉफिट पे कर देगा, अपना प्रॉफिट रख लेगा। तो यानी जो भी प्रोडक्शन हुई, उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई कंजम्पशन के थ्रू, दैट इनकम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. No, sir. क्लियर है? No, sir. अनन्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर देते हैं इसको, क्योंकि बार बार 12th में भी यूज होगा, 11th 12th में पूरा। अब इससे बाद आता है आपका पोर्शन जीडीपी का। अब हम बात करते हैं जीडीपी की। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड डन विद इन द कंट्री, दैट इज जीडीपी। ठीक है। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन फॉर जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू, the total market value of all the final goods and services, the total market value of all the final goods and services which are produced in the country, ठीक है, within a year, एक साल के अंदर कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, टोटल प्रोडक्शन, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे अगर चेयर प्रोड्यूस हुई तो चेयर की मार्केट वैल्यू सपोज 500 है। अगर बेड्स प्रोड्यूस हुए, बेड्स की मान लो मार्केट वैल्यू है 10,000 रुपीज़। अगर मान लो बुक्स प्रोड्यूस हुई, बुक्स की पर बुक की मार्केट वैल्यू है मान लो 500 रुपीज़। या XYZ कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, टेबल, फ़ोन, ग्लास, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी, सबकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होती है। अगर इन गुड्स की मार्केट वैल्यू नहीं होगी तो आप उस प्रोडक्शन से इनकम कैसे जनरेट करोगे? तो इसीलिए जीडीपी क्या है कि जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और जीडीपी मतलब प्रोडक्शन। तो जीडीपी इज नथिंग बट प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन क्या जनरेट करता है? प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, जो हमने यहाँ पे देखा। प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, इसके थ्रू ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। तो जीडीपी इज नथिंग बट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. ऑल No, क्लियर? sir. No, sir. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था, किसी को कोई भी डाउट होता है ना, प्लीज मुझे इमीडिएटली रोक लेना। मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट एक बार क्या 10 बार पूछे, लेकिन जो भी पढ़े ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए उसके माइंड में, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज
एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आपके ये अच्छे से क्लियर होता जाएगा ना कॉन्सेप्ट, उतना आप अपने आप को रियल लाइफ में कनेक्ट करते जाओगे। एंड आई रियली वांट यू टू कनेक्ट टू द रियल लाइफ थ्रू इकोनॉमिक्स। बाकी सब्जेक्ट तो चलो ठीक है, उठाया आपने, रट्टा मारा, 4 चीज़ें एंट्री याद की, काम हो गया। लेकिन इसमें आप जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो वो सारा आपका इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। नाउ ये तो हमने देख लिया जीडीपी क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, और 3 टाइप की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने देख लिया। हमने लास्ट क्लास तक इसी में देखा था। एक चीज़ हमने और छोटी सी देख ली थी, वो भी देख लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई मुझे बताएगा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, increase in GDP. इंक्रीज इन लेवल ऑफ जीडीपी over over a longer period of time. a longer period of time। यानी एक लंबे टाइम पीरियड तक अगर आपकी जीडीपी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, अगर आपकी जीडीपी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है लंबे टाइम पीरियड के लिए, तब हम क्या बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन। मैंने जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी डिटेल मेरे पास आ गई थी, मैंने उनको व्हाट्सएप पे ऐड किया था। आपने देखा होगा मैंने व्हाट्सएप स्टोरी भी डाली थी कि जो मिस्टर मोदी हैं और जो उनके दूसरे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी नाक लंबी हो रखी है 2 बंदों की, और जो आगे निर्मला सीतारमन जो बजट हेल्ड करती हैं वो मुस्कुराती हुई जा रही हैं। नाक लंबी पे क्या लिखा हुआ है कि इनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, लेकिन जो कंट्री की इकोनॉमी है वो खत्म हो चुकी है, बड़ी थोड़ी सी ग्रोथ रह गई है। तो इट वॉज अ सार्कास्टिक एक कार्टून जो जिससे मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी को हाईलाइट किया था। तो इकोनॉमी की ग्रोथ तभी होती है जब कंट्री की जीडीपी बढ़े, और जीडीपी तभी बढ़ेगी जब कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, उतना लोग उसको खर्च करेंगे, उतना इकोनॉमी चलती रहेगी। तो हायर द लेवल ऑफ जीडीपी, हायर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर द लेवल ऑफ जीडीपी, लोअर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ओके। ये तो था जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक। आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है जो हमने शुरू कर दिया है। यहाँ से आप फर्स्ट चैप्टर में एंट्री लेते हो। दिस वाज द बेसिक चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है, दैट वर्ड इज कॉल्ड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। आप में से मुझे कौन बताएगा कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या होती है? What are scarcity of So resources? when the need is more and the production to consumers is less. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि when demand is more than supply? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब आप मुझे बताओगे, कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन है और आप देख ही रहे हो कि क्या हालात चल रहे हैं। यहाँ आज की डेट में रिसोर्सेज क्या हैं जिनकी शॉर्टेज चल रही है? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, रेमडेसिविर्स, या फिर आपके मेडिसिन, Ventilators. वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स, ये सब की क्या चल रही है? शॉर्टेज। क्यों शॉर्टेज चल रही है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास हॉस्पिटल बेड नहीं है? क्या हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है? या हमारे पास ये मेडिसिन वगैरह नहीं है? या हमारे पास क्या ऑक्सीजन के प्रोविजंस नहीं है? सब कुछ है। लेकिन अगर आप आज प्रेजेंट सिचुएशन को देखो तो प्रेजेंट सिचुएशन में इन रिसोर्सेज की ह्यूज डिमांड है। रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मैसिव, लेकिन क्या उतने जितने रिसोर्सेज की डिमांड है, क्या उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास? नहीं है। अगर ये कोविड एयरबॉर्न ना होता तो आपको लगता है कि ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती सर। ठीक है, No. हम कह सकते हैं कि नहीं पड़ती। अभी क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस बार का जो वेरिएंट है वो सीधा हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, और लंग्स अगर अफेक्टेड होंगे तो आपको ब्रीथिंग इश्यूज रहेंगे, तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। तो
स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? व्हेन द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस व्हेन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज आर मोर देन इट्स सप्लाई. The shortage of resources against its demand is known as scarcity of resources. ठीक है? The shortage of resources against its demand is simply known as scarcity of resources. The basic definition. ठीक है? Now, ये तो हो गया आपका scarcity of resources. आप मुझे बता सकते हो कि कोई भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर रिसोर्सेज अबंडेंस में अवेलेबल है, जहां पर कमी हो ही नहीं सकती? ऐसी कोई कंट्री होती है? No. Sir. नो. क्यों नहीं होती? बिकॉज Because the demand is never specified. वंडरफुल. डिमांड इज नेवर स्पेसिफाइड बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारी इच्छाएं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, जितना मिल जाए उतना कम है. अभी तो चलो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है. दिस इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन. भगवान करे जल्दी सब ठीक हो जाए. दिस इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन. लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वी आर फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है? ये तो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है. दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. नो इकोनॉमी, देयर इज नो कंट्री, नो इकोनॉमी इज देयर जिनके पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हो. एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज. क्यों? इसलिए क्योंकि हर कंट्री में जो ह्यूमंस हैं उनकी वांट्स आर अनलिमिटेड. आज अगर मैं आपको बोलूं, अब थोड़ा सा मैं फनी टाइप का एग्जांपल देता हूं. अगर मैं, अब जैसे गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, गर्ल्स पहले तो ऑफेंड नहीं होंगे, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना बिल्कुल भी. जैसा बिल्कुल मैं थोड़े हंसी मजाक वाले एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. गर्ल्स का बड़ा शौक है ड्रेसेस का, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, ठीक है. लड़कों को क्या है, टी शर्ट, पजामा, ट्राउजर, शर्ट पहना दो, बेचारे उतने में खुश हो जाते हैं. गर्ल्स अलग अलग फैंसी ड्रेसेस हों, रिबन्स हों, ठीक है, नए नए तरीके की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स वो यूज़ करें, तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टफ. और गलती से अब मान लो कि गर्ल्स को उनके पेरेंट्स ने बोला, मदर ने बोला, बेटा ये 1000 रुपये ले जा, इंजॉय, जाओ, जो शॉपिंग करनी चले जाओ. मान लो गर्ल्स गई एक मॉल में और मॉल में देखा कि अलग अलग चीज़ें मिल रही थी. 1000 रुपये गई स्पेंड करके, जब घर आने लगी तो वहां पर मॉल के बाहर लिखा हुआ था सेल. जैसी सेल देखा दिमाग की बत्ती जली और सीधा घर आई और मम्मी को बोला, मम्मी मॉल में ना सेल लगी हुई है ड्रेसेस और कॉस्मेटिक्स की, आप भी देख लो, आपके लिए सूट भी मिल जाएंगे, साड़ीज भी मिल जाएंगी. अच्छा चल भाई. 5000 रुपये निकाले और सेल पे चले गए. ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से निकले तो पता लगा फुटवियर पे सेल लगी हुई है. फुटवियर पे सेल लगी है, वहां नजर चल गई, आगे फिर चमक गई. फिर वापस आए घर से, फिर 5000 और 10,000 उठाया, फिर शॉपिंग पे चले गए. फिर कर कुछ देखा, कुछ और देख लिया. कहने का मतलब क्या है, आवर डिजायर्स आर एंडलेस. अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से मुझे कोई भी एक ऐसा पर्सन, बॉयज गर्ल्स, मुझे एक बात बता दो, आपकी पॉकेट में मैं कितने पैसे डाल दूं कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे? कितने पैसे मैं आपकी पॉकेट में डालूं कि आप सेटिस्फाई फील करोगे? कोई आंसर है? No, sir. लेट्स सपोज आपकी पॉकेट में मैंने 10,000 डाले. आप कहोगे अरे यार पहली बार देखे 10,000 इकट्ठे. घर वाले तो पॉकेट मनी में 100 रुपये, 200, 500, ज्यादा दिल खुशी से बाहर आ रहा है तो चल ठीक है 1000 भी दे दिया. 10,000 तो आज तक नहीं देखे, चलो जी 10,000 एक बार में मिल गए, बड़े खुश हो जी, 10,000 रुपये पॉकेट मनी मिल गई. बाजार निकले, खुला पैसा हाथ में है, खुली शॉपिंग की, और जब सारे पैसे खत्म हो गए, जब घर आए तो फिर लगा यार अगर मेरे पास 20,000 रुपये होते ना तो आज बात ही कुछ और होती. अगर 20,000 जेब में पड़े होते मज़ा ही आ जाता, कुछ और भी परचेज कर लेते. लेकिन क्या करें, पैसे नहीं थे तो हमने अपनी इच्छाओं को वहीं मार दिया. लेकिन जैसे ही 20,000 आए, 20,000 खर्च कर दिए. फिर लगा यार 50,000 होते ना
तो मजा आया था. What this shows that people have endless desires. आज आप लोगों को बोलो कि आप किस में खुश होते हो, किस में संतुष्टि मिलती है आपको, दे आर नॉट सेटिस्फाइड. हैप्पीनेस तो दूर की बात है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड. वॉट एवर यू गिव देम, they feel that is less. They want more and more. Why? Because their desires, their wants are unlimited. Because their human behavior is like that. उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि उनको जितना मिल जाए उतना कम है, तो आने दो, हम सब कुछ ले लेंगे, हमें सब चाहिए, आने दो आने दो. तो जब आपकी डिजायर्स ही एंडलेस हैं, आपकी वॉन्ट्स ही एंडलेस हैं, तो आपके लिए तो जितने मर्जी रिसोर्सेज क्रिएट करे जाएं, उनकी तो हमेशा से ही स्केर्सिटी रहेगी. Am I right or wrong? Am I right? Sir. Right. Right, sir. Great. Now, अब मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, ठीक है, लेट सपोज मैं किसी स्टूडेंट को पिक करता हूं. यहाँ से मैंने पिक कर लिया, लेट सपोज माधव को मैंने पिक किया. अब माधव, दो माधव है, एक माधव भूटानी है, दूसरा माधव क्या नाम है? सर बुद्धराजा. हाँ, तो मान लो कि हम माधव, सिंपल एक माधव की बात करते हैं. माधव को मैंने बोला, माधव मेरा छोटा भाई, मैंने माधव को बोला, माधव आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तेरा बर्थडे है, ये ले 500 रुपये, जी ले अपनी जिंदगी, घूम फिर ऐश कर दुनिया में. माधव ने मेरे सामने तो मुस्कुरा दिया, बाद में कहा 500 रुपये में कौन सी जिंदगी जी जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता. भाई कह रहा है कि 500 रुपये में जिंदगी जी ले, भाई का भी दिमाग खराब हो गया. 500 रुपये में आजकल जाऊंगा तो क्या, किसी अगर लॉन्च में भी बैठ जाऊंगा जाके तो कुछ ना मिलना, और कुछ खाने बैठूंगा तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे, क्या करूंगा मैं. तो ठीक है भाई. फिर भी माधव ने कहा ओके, आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय, आई एम अ वेरी सिंसियर बॉय, 500 रुपये मिले हैं तो आई शुड अप्रिशिएट कि मुझे 500 रुपये मिले हैं मेरे बर्थडे पे खर्च करने के लिए. माधव ने कहा ठीक है. अब माधव सोच के बैठा था 5000 मिलते तो मैं सीपी चला जाता, मैं अच्छे रेस्टोरों में खाना खा लेता, ठीक है, मैं पीवीआर में मूवी भी देख लेता, ठीक है, मेरी फ्रेंड्स जो भी होते, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी शार्टी भी कर लेता, घूम भी लेता उनके साथ जाके, और पैसे बचते तो मैं कुछ शॉपिंग भी कर लेता, ठीक है. अब माधव ने देखा कि मेरे पास पड़े ही 500 रुपये हैं, अब मैं 500 में करूं क्या. सीपी पहुंचने के लिए मेरे को पैसे चाहिए. पहले मैं सोच रहा था मैं कैब में जाऊं, लेकिन अब माधव ने क्या किया, चल भाई मेट्रो में चलते हैं. रेस्टोरेंट में खाने की जगह रेस्टोरेंट कैंसिल कर, स्ट्रीट फूड खा लेंगे, पैसा बचाते हैं. पीवीआर में मूवी कैंसिल, घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे. फ्रेंड्स को बोला तुम एक काम करो यार, घर ही आ जाओ, घर बैठ के कार्ड्स खेल लेंगे, ठीक है, बैठ के पबजी खेल लेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, खा पी लेंगे, बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर लेंगे, केक तो तुम मेरे लिए ले ही आओगे, ठीक है. और शॉपिंग की बात, अब शॉपिंग तो चलो क्या करेंगे, कहाँ मैंने सोचा था कि सीपी से शॉपिंग करूंगा, बिना किसी होता है जनपद चला गया, वहाँ पर 100 रुपये की कमीजें, 50 रुपये के पजामे, बरमूडास मिलते हैं, वही उठा के ले आऊंगा मैं, ठीक है. इसका मतलब माधव ने क्या किया, माधव वॉज अ वेरी सिंसियर बॉय, ही न्यू दैट रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, तो उसने उस रिसोर्सेज को क्या किया, बेस्ट यूटिलाइज्ड. माधव ने इन रिसोर्सेज को क्या किया, बेस्ट यूटिलाइज. तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो कोई मुझे बताएगा कि इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए इसके हिसाब से. बेस्ट Utilization of resources. बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज. The best or optimum utilization of given resources is known as economizing of resources. कि आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइज किया, ठीक है, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. कोई डाउट यहाँ तक किसी को, यहाँ तो कोई डाउट, ऑल क्लियर.
नाउ ये तो हो गया, हमने देखा कि आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हुआ। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर लेट सपोज कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, मैं एक एग्रीकल्चर फार्मर हूँ, ठीक है, और मैं इस लैंड पे 3 चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर गुड्स, दूसरा मैं इस पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ इंडस्ट्रियल गुड्स, और मैं इस पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ वॉर एंड वेपन्स, वॉर गुड्स, ठीक है। अब मेरे पास ये लैंड है जो कि फिक्स्ड है, इसका मतलब मेरे पास एक लिमिटेड लैंड है, दैट मीन्स आई हैव अ स्केर्सिटी ऑफ लैंड, और लैंड हमारी क्या रिसोर्स, तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है मेरे पास, आई हैव अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स दैट इज लैंड। इस लैंड पे एक टाइम पे या तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या वॉर एंड वेपन, तीनों में से एक ही टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप मुझे बताओगे कि इस लैंड पे मैं ये चीजें कैसे प्रोड्यूस करूं? कोई बताएगा कि इस लैंड पे मैं क्या प्रोड्यूस करूं इसमें से? जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। मैं कहता हूं तीनों ही बराबर हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं है, तीनों ही जैसे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस लिमिटेड लैंड पे मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा। तो मेरे सामने या आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप क्या मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है? इन तीन में से क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने? प्रॉब्लम ऑफ choice. choice, चॉइस। तो एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आ रही है? बिकॉज वी हैव अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? अगर कोई पूछ ले कि ठीक है इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर आपसे पूछ लें आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, तो आप क्या बोलोगे? इकोनॉमिक्स is all about making choices in presence of scarcity of resources, ठीक है। तो what is economics all about? Economics is all about making choices in the presence of scarcity of resources। तो जब आपके पास resources की shortage होती है, जब आपके पास resources की shortage होती है, तो आपके सामने problem क्या आती है? Problem of making choices, that is economics all about। Any doubt to anyone? No, sir. No, sir. no sir, ओके, अब आप एक बात समझो। अब इसी स्केर्सिटी से कनेक्टेड चीज मैं आपको बताता हूं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। जो लोग नए आए हैं मैं उनको एक चीज़, और जो पुराने जो लास्ट क्लास में बैठे थे, मैं आप दोनों को एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको अपना प्रोफाइल बता दिया था कि आई एम वर्किंग विद एनसीईआरटी एज ए नेशनल रिव्यूअर एंड कंटेंट राइटर। वट एवर बुक्स जो आप पढ़ते हो ये बुक्स मैं बैठ के लिखता हूँ वहाँ पे, ठीक है, और वही बुक सीबीएसई आपको देता है पढ़ने के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर कॉलेज लेवल एंड एमबीए लेवल एज वेल। तो आई हैव डन माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स इन एमबीए फाइनेंस, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं एमबीए के स्टूडेंट्स भी पढ़ाता हूँ। 11th और 12th में मैं आपका इतना बेस बना दूंगा कि आपको 12th के बाद ना कॉलेज लेवल पे या एमबीए लेवल पे या कहीं पे भी ना, कहीं भी आप आगे फ्यूचर में जाओगे ना,
आपको कोई इकोनॉमिक्स और कोई सब्जेक्ट चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, इकोनॉमिक्स आपको हर जगह चाहिए होगी। वहाँ पर आपको इतना रूट्स आपके इतने पक्के हो चुके होंगे कि आपको आगे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कईयों को लगता है कि यार इकोनॉमिक्स 11th की तो इकोनॉमिक्स याद करने वाली है, थ्योरी है, पढ़ लेंगे। जो आपको कहता ना कि थ्योरी है, तो उससे ज़्यादा डफर, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने नहीं देखा। अगर आपको कोई ये कहता है कि इकोनॉमिक्स थ्योरी है, प्लीज़ माइंड मत करना, आई एम सॉरी अगर मैंने किसी के लिए ऐसा कुछ बोला हो। तो वो इसीलिए, जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है ना, जिसको पता ही नहीं है इकोनॉमिक्स होती क्या है, अभी देखो हमने टॉपिक का सिर्फ स्टार्ट ही किया है, स्टार्ट करने पे आपका दिमाग थोड़ा सा खुल गया होगा, अच्छा इकोनॉमिक्स ये होती है, इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ होता है, और आप अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट करोगे तो इकोनॉमिक्स ऐसी होती है। तो अगर आपको चीज़ें ये बोली जाए कि यार बुक उठा, रट्टा मार ले, याद कर ले, तेरा इकोनॉमिक्स टॉपिक हो जाएगा, तो समझो कि आपको ज़ीरो नॉलेज आई, आपको कुछ नॉलेज नहीं आई उस सब्जेक्ट के बारे में, अनलेस एंड अनटिल आपने उसके कॉन्सेप्ट बेस को ना पकड़ा हो। एक बार को अकाउंट्स में आपको पता हो कि ये जर्नल एंट्री है, इसकी 4 एंट्री है, ये याद कर लो, 4 एंट्री है, वो फिर भी लिमिटेड है, और आगे भी जाओगे तो उसी को अप्लाई करना है। वो 4 एंट्रियाँ ऐसी आएंगी तो ऐसा लिख देंगे, ऐसी आएगी ऐसा, फिर एक बार को याद कर लोगे उसको। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तो सिचुएशन डिफर हो जाती हैं, यहाँ पर तो आपको कितनी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए जितना आप इकोनॉमिक्स से कनेक्ट होगे उतना ये सब्जेक्ट आपके लिए लाइवली होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑल्टरनेटिव कॉस्ट क्या होती है? डेफिनेशन पहले मैं लिखूंगा, द वैल्यू, लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हम एंड करेंगे। द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन या सेक्रीफाइस्ड। द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन और सेक्रीफाइस। आप में से कोई मुझे बताएगा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई, अगर ट्राई करना चाहता हो तो। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? चलो मैं बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, मैं आपको सीधा ही एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज, मैं प्रीवियस वाला एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक लिमिटेड लैंड है, और इस लिमिटेड लैंड पे मैं या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, या तो वॉर प्रोडक्ट्स, वॉर गुड्स, ये तीनों प्रोड्यूस कर सकता हूं इस लिमिटेड लैंड पे, और लैंड मेरे पास लिमिटेड है। ठीक है, और अभी आपने बोला कि हमारे सामने आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? क्योंकि लैंड इज लिमिटेड। अब चॉइस क्या है कि मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं। आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑल्टरनेटिव कॉस्ट की। आप में से मुझे किसी ने एक चीज़ अभी बोली थी। किसने बोली थी कि डिस्काउंट वगैरह के लिए? आप में से मुझे किसी ने एक चीज़ बोली थी कि डिस्काउंट, वो प्राइस लगना चाहिए। कौन था वो? Who was that? कि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो बनाएंगे। कौन था वो? अनन्या, आपने। अगर सपोज मैं इस लिमिटेड लैंड पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाता हूँ, और मुझे सपोज 20,000 रुपीज़ मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, और अगर इस लैंड पे मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता हूँ और मैं 10,000 कमाता हूँ, और लेट सपोज कि मैं इस लैंड पे वॉर प्रोडक्ट बनाता हूँ और मैं 8,000 कमाता हूँ, तो आप मुझे बताओगे इन तीनों में से मुझे किसको यूज करना चाहिए पहले? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड नंबर में मुझे क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और तीसरे नंबर पे वॉर प्रोडक्ट्स। अब आप मुझे एक चीज बताओगे, अगर मैं इस लैंड पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता हूं और 20,000 कमाता हूं, तो मैंने इस 20,000 को कमाने के लिए क्या सेक्रीफाइस किया है?
10,000 and 8,000. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes या no? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर सोच लो, इस डेफिनेशन को पढ़ो और इस डेफिनेशन को पढ़ के आप मुझे बताओ कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किया है। Opportunity. 10,000. 10,000. वंडरफुल वंडरफुल। 10,000 क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक टाइम पे इस लैंड पे एक ही चीज बन सकती है, तो इस लैंड पे पहली बार में आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना के 20,000 कमाने के लिए अगला जो ऑल्टरनेटिव था, अगला जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बनाते तो ये दोनों तो फिर भी आप एक साथ नहीं बना सकते थे ना, तीनों में से बारी बारी करके एक ही बार तो एक चीज लगाते। तो अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए अगला बेस्ट क्या आपने सेक्रीफाइस किया है। एग्रीकल्चर के बाद अगला बेस्ट क्या है? Industrial products. Industrial products. दैट Industry. इज आपने 20,000 कमाने के लिए आपने 10,000 को सेक्रीफाइस कर दिया। और लेट सपोज कि आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते, सपोज आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे आप 10,000 कमाते, तो ये 10,000 कमाने के लिए आप अगला बेस्ट क्या सेक्रीफाइस करते? War. War products. वॉर प्रोडक्ट 8,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑल्टरनेटिव कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस, यानी आप एक चीज को पाने के लिए अगला बेस्ट क्या सेक्रीफाइस करते हो। आपके पापा ने बोला बेटा आपको फोन चाहिए या आपको बाइक चाहिए, आपने कहा पापा फोन दिलवा दो, तो फोन पाने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस कर दिया? बाइक। या आपने कहा मुझे बाइक दे दो, तो बाइक पाने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस कर दिया? फोन। तो फोन की सेक्रीफाइसिंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बाइक। और बाइक की सेक्रीफाइसिंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? फोन। ठीक है। अब जैसे अगर मान लो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है और मेरे पास ये एक रूम है और मेरे पास एक ही घंटा है, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, टाइम भी लिमिटेड है, मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है और मेरे पास क्लासरूम भी लिमिटेड है, और मेरे को 2 क्लासें पढ़ानी है, 11th और 12th। अब मेरे पास चॉइस ये है कि मुझे इनमें से एक ही पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास 3 क्लासेज हैं बीए, अगर मैं इस क्लासरूम में 11th को पढ़ाता हूँ तो मुझे 1 घंटे के 10,000 मिलते हैं, 12th पढ़ाता हूँ तो मुझे 1 घंटे के 18,000 मिलते हैं, और अगर मैं बीए को पढ़ाता हूँ तो 1 घंटे के मुझे 15,000 मिलते हैं। तो मेरा बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कब होगा? जब मैं इस लिमिटेड रिसोर्स पे क्या यूज करूंगा? सबसे पहले 12th। तो मैं सबसे पहले इस लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करूंगा? इसमें 12th को पढ़ा के, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा मुझे उसमें मिल रहा है। अब 12th को पढ़ाने की मेरी सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट क्या होगी? 10,000. 15,000. 15,000. ध्यान से ये देखो। 15,000. तो 12th को पढ़ाने के लिए मेरी सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट कितनी होगी? 15,000। यानी 12th पढ़ाने के लिए मैंने 12th को 18,000 के बाद मेरे को अगला बेस्ट क्या मिल रहा है? 15,000। तो 18,000 कमाने के लिए मैंने नेक्स्ट बेस्ट क्या सेक्रीफाइस कर दिया? 15,000। तो 12th की सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट क्या है? 15,000। और अगर मैं कहूँ कि बीए को पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर मैं बीए को पढ़ाता हूँ तो बीए को पढ़ाने की मेरी नेक्स्ट सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट क्या होगी? 10,000. 10,000। यानी 15,000 कमाने के लिए मैंने 10,000 को सेक्रीफाइस कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच यू हैव सेक्रीफाइस। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो इसमें से सबसे पहले मेरा चॉइस क्या होगी कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करूं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वो चूज की क्लास जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, और उसको पाने के लिए मैंने अगला क्या सेक्रीफाइस किया? बीए। और अगर मैं बीए को चूज करता हूं तो उसका अगला सेक्रीफाइस मैंने क्या किया? 10,000। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।
कोई एक भी ऐसा है जिसको कोई डाउट है? एनी वन ऑफ यू? No, No, sir. sir. और ऐसा मत सोचना कि सबको समझ आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा, मैं पूछ लूंगा तो मुझे शर्म आएगी। भाई साहब, कोई शर्म नहीं आएगी, किसी को कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, शर्म आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल बेशर्म होके, ठीक है, बिल्कुल बेशर्म होके पढ़ेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि आपने मेरे को ना निचोड़ लेना है। आपने मुझे देनी है फीस, और फीस आपकी मेहनत की कमाई है, और ये फीस क्या है? रिसोर्सेस। और इस रिसोर्स का आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है? मेरे से ज़्यादा नॉलेज लेके, तभी आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ठीक है।